हैं आप लोग। आपका स्वागत है आज की इस क्लास में, जहां पर हम लोग क्लास 6 की भूगोल की बुक को समझ रहे हैं अच्छे से कि यहां पर क्या क्या बातें बताई गई हैं। एनसीईआरटी को हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहां पे हम लोगों ने सूर्य को समझ लिया था कि सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। अब हम ग्रहों की बात करते हैं। तो ग्रहों की बात करते हैं तो इसमें बताया गया है, पुस्तक में बताया गया है कि सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। तो देखिए कौन कौन से हैं। बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। ठीक है, और ये पृथ्वी से क्रम दिया गया है। ठीक है, दूरी के हिसाब से क्या दिया गया है? क्रम दिया गया है। तो देखिए आप याद कैसे करेंगे, इन ग्रहों का जो क्रम दिया गया है आप इन्हें कैसे आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए आपको बुधवार से स्टार्ट करना है और एक एक दिन को छोड़ना है। बुधवार से स्टार्टिंग करेंगे, एक एक दिन को छोड़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने बोला बुधवार, हमने क्या बोला? बुधवार। तो सबसे पहला दिन है, सबसे पहला क्या आ जाएगा? बुध आ जाएगा। उसके बाद हमने बृहस्पति को छोड़ दिया, उसके बाद क्या आ जाएगा? शुक्र। उसके बाद हमने शनि को छोड़ दिया तो रविवार आ जाएगा। रवि मतलब छुट्टी, छुट्टी मतलब पृथ्वी पर है तो पृथ्वी आ जाएगा। उसके बाद हम सोमवार को छोड़ देते हैं तो मंगलवार आ जाएगा। और उसके बाद बुधवार को छोड़ते हैं तो बृहस्पतिवार आता है। बृहस्पतिवार का मतलब बृहस्पति ग्रह। उसके बाद शुक्रवार को छोड़ देंगे तो शनि आ जाएगा। और उसके बाद यूरेनस और नेपच्यून, ये दोनों आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो ये ग्रहों के याद करने का क्रम है जो इस तरीके से दिया गया है। अब सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका, माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। देखिए इसको कैसे हम लोग समझेंगे। एम से क्या है? एम से यहाँ पर मरकरी है, वी से वीनस है, ई से क्या है? अर्थ है। ठीक है, एम से क्या है? मार्स है, जे से क्या है? जुपिटर है, एस से कौन सा है? सैटर्न है, यू से क्या है? यू से यूरेनस है, और एन से क्या है? नेपच्यून है। तो ये ग्रहों का क्रम दिया गया है। क्या दिया गया है? ये ग्रहों का हमें एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये ग्रहों का क्या दिया गया है? क्रम दिया गया है। देखिए इस तरफ जैसे हमने आपको बताया था कि क्यों इसे हम लोग बोलते हैं सौरमंडल। तो सौर क्या है? सोल बोला जाता है सूर्य देवता को। रोमन कहानियों के अनुसार क्या बोला जाता है? सोल बोला जाता है। इसीलिए जो उसका पूरा मंडल है उसे हम लोग सौरमंडल कहते हैं। ऐसे ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं के लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यहाँ दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। ध्यान दीजिएगा, दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। जी धन ग्राफिया, किस किस से बना है? जी धन ग्राफिया। ठीक है, क्या क्या यहाँ पर दो शब्दों से मिलकर बना है जिसका अर्थ है जी ग्राफिया। जी ग्राफिया का अर्थ है लिखना। आइए पृथ्वी के संदर्भ में और अधिक जानते हैं। तो देखिए क्या होता है, जैसे हम जूलॉजी की बात करें, ठीक है, जूलॉजिया, तो उसका क्या मतलब होता है? पृथ्वी का अध्ययन। जूमेट्रिया, पृथ्वी का मापन। ठीक है, जूआइड, पृथ्वी के आकार के अनुकूल। ठीक है, तो जियो शब्द से आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन कौन से टर्म बनकर नए नए आ जाते हैं। ठीक है, तो क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संदर्भ में अध्ययन करने वाले खगोल शास्त्री कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये इस पुस्तक में बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु दिया गया है। खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। आपने आर्यभट्ट का नाम सुना होगा, जिन्होंने हमें जीरो की बात बताई है, जिन्होंने जीरो को डिस्कवर किया है। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं। ठीक है, तो इस पे रिसर्च चला करती है, ये भी बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये सभी बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार होते हैं, इलिप्टिकल पाथ होता है। ध्यान दीजिएगा कैसा पाथ होता है? इलिप्स के फॉर्म का पाथ होता है। देख लीजिए ये इस टाइप का कुछ इलिप्स का फिगर होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है? दो सेंटर होते हैं, दीर्घवृत्ताकार में हैं। कैसे हैं ये रास्ते? कैसे होते हैं? दीर्घवृत्ताकार होते हैं। ठीक है, ये कक्षा कहलाते हैं। इन्हें क्या बोला जाता है? क्लास बोला जाता है। और अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध ग्रह होता है। आपने कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन ही लगते हैं। जैसे ये सूर्य है तो सूर्य के चारों तरफ जब बुध
ग्रह घूमता है तो सिर्फ 88 दिन में ही ये घूम लेता है, जबकि पृथ्वी 365 दिन और 6 घंटे का समय लगाती है। पृथ्वी 365 दिन 6 घंटे का समय लगाती है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। बताया गया है, एनसीईआरटी की कक्षा 6वीं की पुस्तक ने बताया है कि शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। क्या माना जाता है? जुड़वा ग्रह। क्यों? क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। तो ध्यान दीजिएगा, शुक्र ग्रह है उसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही होने के कारण इसे क्या माना जाता है? इसे माना जाता है जुड़वा ग्रह। ठीक है, इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी की पुस्तक ने ये बात आपको बताई है। कभी एक टाइम था जब तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था। प्लूटो को क्या माना जाता था? ग्रह माना जाता था। लेकिन जो अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन है, क्या है? अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन है, उसने अपनी बैठक 2006 में, जब उसकी बैठक थी अगस्त 2006 में, तो उसने ये निर्णय लिया कि क्या कर दिया गया था? इसे ग्रहों से हटा दिया गया था। क्या कर दिया गया था? ग्रहों से हटा दिया गया था और इसे बौना ग्रह बना दिया गया था। क्या बोला जाने लगा? तो ध्यान दीजिएगा, प्लूटो को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लूटो अब ग्रह नहीं, प्लूटो एक बौना ग्रह है। प्लूटो क्या है? एक बौना ग्रह है। प्लूटो को हम बौना ग्रह के नाम से जानते हैं। अब देखिए, अब हम सबसे इंपॉर्टेंट स्टार्ट करते हैं पृथ्वी। तो आपको पता है कि पृथ्वी पर जीवन संभव है और हम लोग पृथ्वी पर ही रहते हैं। तो पृथ्वी समझने से पहले आप एक इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए, जो प्रकाश की गति है, प्रकाश की गति आपको यहां पर बताई गई है। प्रकाश की गति होती है 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। प्रकाश की गति क्या है? 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। देखिए, इतनी गति से प्रकाश आता है, इतनी गति से प्रकाश आता है सूर्य से पृथ्वी तक, फिर भी इसे 8 मिनट का समय लगता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी बहुत ही ज़्यादा है। तो ध्यान दीजिएगा, कक्षा 6वीं की पुस्तक में ये बात बताई गई है। एनसीईआरटी ये बोल रहा है कि जो सूर्य है और पृथ्वी है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में 8 मिनट का समय लगता है। तो इससे आप दूरी का अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरी बात, पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। अगर सूर्य से दूरी की बात करें तो आपको पता है, सबसे पहले आएगा बुध और उसके बाद आएगा शुक्र और उसके बाद क्या आ जाएगा? पृथ्वी आ जाएगा। तीसरे नंबर पे क्या है? तीसरे नंबर पे पृथ्वी है। ठीक है, तो हम लोग ये भी यहाँ पर बोल सकते हैं, हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि सूर्य से दूरी के हिसाब में या दूरी के क्रम में पृथ्वी तीसरा ग्रह है। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी कौन सा ग्रह है? तीसरा ग्रह है आकार में। या पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है पृथ्वी। ध्यान दीजिएगा, पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है पृथ्वी। क्या है? पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, और यह ध्रुवों के पास थोड़ा सा चपटी है। ठीक है, अगर हम बात करें ध्रुवों की तो आप जानते हैं ये स्फीयर के फॉर्म में होती है और ध्रुवों पर क्या है? थोड़ा सा चपटी है। पृथ्वी ग्रह की अगर हम बात करें तो ध्रुवों के पास क्या है? ये चपटी है, ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, यही कारण है कि इसके आकार को भू आव कहा जाता है। भू आव का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है? पृथ्वी के समान आकार भू आव बोला जाता है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है ना ही अधिक ठंड। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। तो ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिस पर अभी तक ये माना गया है कि पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। ना तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है ना ही अत्यधिक ठंड होती है। यहाँ पर पानी भी प्रचुर मात्रा में तथा वायु भी उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। ध्यान दीजिएगा, एक नया बिंदु आ गया जो आपसे यूपीएससी पूछ सकता है कि अद्भुत ग्रह क्या है? अद्भुत ग्रह क्या है? या लिखित पेपर में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों बोलते हैं? पृथ्वी को अद्भुत ग्रह इसलिए बोलते हैं क्योंकि सारे ग्रहों से ये अद्भुत है। इस पर जीवन संभव है, इस पर पानी है, इस पर वायु है, ऑक्सीजन है। इसीलिए पृथ्वी ग्रह को क्या बोला जाता है? अद्भुत ग्रह बोला जाता है। तो आपसे ये यूपीएससी पूछ भी सकता है कि अद्भुत ग्रह किसे कहते हैं या पृथ्वी को कहते हैं तो क्यों कहते हैं? अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से डूबी
हुई है, इसीलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, कभी आप अगर अंतरिक्ष से देखेंगे पृथ्वी को तो पृथ्वी कैसी दिखाई देती है? अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हमें नीली दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि इसका 2/3 भाग क्या है, सतह जो है वो पानी से ढकी हुई है, इसलिए पृथ्वी हमें कैसी दिखाई देती है? ब्लू दिखाई देती है। और नया बिंदु आ रहा है, इसीलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम नीला ग्रह भी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसे नीला ग्रह बोला जाता है। रोचक तथ्य में भी एक पॉइंट आ रहा है, नील आर्मस्ट्रांग सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 29 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मालूम करो कि क्यों, क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है? तो देखिए यहाँ पर आप बता सकते हैं, आपसे बोला गया है कि जो नील आर्मस्ट्रांग थे ये भारतीय नहीं थे, लेकिन इन्होंने 29 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा है। और आप ये क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट में देंगे कि क्या अभी तक कोई भारतीय आदमी ऐसा है जो चंद्रमा पर गया है। ठीक है, क्या कोई ऐसा है जो चंद्रमा पर गया है? आप इसे हमें बताएंगे। अब देखिए, चंद्रमा की ही बात हम लोग करने वाले हैं, इसीलिए हमने पहले आपको बता दिया कि नील आर्मस्ट्रांग ने 29 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर पहला कदम रखा है। चंद्रमा की अगर हम बात करें, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। कौन सा उपग्रह है? चंद्रमा, जिसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। ठीक है, तो पृथ्वी की त्रिज्या आप जानते हैं 6400 किलोमीटर है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6400 किलोमीटर है। तो इससे आप पृथ्वी का व्यास पता कर सकते हैं, और पृथ्वी का व्यास अगर आपको एक बार पता चल जाए तो आप चंद्रमा का व्यास निकाल सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। कितना है? 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। ठीक है, तो चंद्रमा दूर तो है, लेकिन बहुत सारे खगोलीय पिंडों से की रिस्पेक्ट में अगर हम देखें, उनके संदर्भ में देखें, तो चंद्रमा काफी पास है। यहाँ हमसे 3,84,000 किलोमीटर दूर है। कितनी दूर है? 3,84,000 किलोमीटर दूर है। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी से, ठीक है, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी एनसीईआरटी ने बताया है कि 3,84,000 किलोमीटर है। एनसीईआरटी बोल रहा है कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है। अब हमने यहाँ पर आपको बताया कि ये क्या है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। तो आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए कि उपग्रह क्या होते हैं। ठीक है, तो उपग्रह क्या है? उपग्रह एक खगोलीय पिंड है। उपग्रह क्या है? एक टाइप के खगोलीय पिंड हैं जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उपग्रह क्या करते हैं? ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और ग्रह क्या करते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा एनसीईआरटी की पुस्तक ने हमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु बताया है। मानव निर्मित उपग्रह क्या होते हैं? एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने में एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, IRS, इंटूसैट इत्यादि हैं। ठीक है, तो ये कुछ हम ही लोगों ने क्या किए हैं, इन उपग्रहों को बना लिया है जो पृथ्वी की निगरानी रखते हैं तथा अंतरिक्ष के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से रॉकेट का प्रक्षेपण किया जाता है। ठीक है, और इस तरीके से पृथ्वी पर गिरता है और उपग्रह का कक्षा में इस तरीके से कुछ प्रवेश होता है। तो ये सभी बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो हमें एनसीईआरटी ने बताए हैं। ठीक है, इन सभी बिंदुओं को एनसीईआरटी ने हमें बताया है, तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब अगर हम बात करें जीव और पौधों को जीवित रहने तथा विकास करने के लिए किन किन तत्वों की आवश्यकता होती है, ये आपके लिए एक क्वेश्चन दिया गया है छोटा सा, तो ये आपको पता करना है आंसर इसका। अब देखिए, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। चंद्रमा क्या करता है? पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में? 27 दिन में। लगभग इतनी ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। तो एक चक्कर पूरा करने में चंद्रमा को कितना समय लगता है? 27 दिन। और 27 ही दिन में वो अपना भी, मतलब एक बार वो खुद भी घूम जाता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से
पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ ना पानी है और ना ही वायु है। तो ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा पर परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल क्यों नहीं है। पुस्तक में ये बताया गया है, एनसीईआरटी की पुस्तक ये बोल रही है कि क्योंकि वहां पर ना ही तो पानी है ना ही तो वायु है। पानी और वायु ना होने के कारण चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, स्थितियां प्रतिकूल हैं। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। तो जो पूर्णिमा होती है, पूर्ण चंद्रमा की जो रात होती है, जिस दिन हमें पूरा दिखाई देता है चंद्रमा, उस दिन हम क्या कर सकते हैं, ये जो गड्ढे हैं, ये जो पर्वत हैं, इन्हें हम आसानी से देख सकते हैं। इन्हें हम क्या कर सकते हैं, इनकी छाया को आसानी से देख सकते हैं। अब इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आता है, क्षुद्र ग्रह। तो देखिए, हम लोग देखते हैं कि एनसीईआरटी ने क्षुद्र ग्रह की क्या परिभाषा दी है। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया है, तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। तो बहुत ही अच्छी डिफिनीशन यहाँ पर दी है एनसीईआरटी ने। एनसीईआरटी ने बोला है कि ग्रह और उपग्रह के अलावा कुछ असंख्य छोटे छोटे पिंड भी हैं जो क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उन्हें क्या बोला जाता है, क्षुद्र ग्रह बोला जाता है। उन्हें क्षुद्र ग्रह बोला जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। तो देखिए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। एनसीईआरटी ने कहा है कि वैज्ञानिक तो ये कहते हैं कि ये जो क्षुद्र ग्रह हैं, ये ग्रह के ही छोटे छोटे पार्ट हैं जो कुछ समय पहले विस्फोट के कारण अलग हो गए हैं, लेकिन जो उनकी प्रॉपर्टी है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, वो इस रूल को अभी भी फॉलो कर रहे हैं। इन्हें क्या बोला जाता है, क्षुद्र ग्रह बोला जाता है। उसके बाद उल्का पिंड आता है। तो देखिए, उल्का पिंड क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उल्का पिंड हमें बताया गया है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, उल्का पिंड की परिभाषा क्या बताई गई है एनसीईआरटी में। परिभाषा बताई गई है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहा जाता है। तो उल्का पिंड क्या होते हैं, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, टुकड़े होते हैं, उन्हें उल्का पिंड बोला जाता है। और कभी कभी ये उल्का पिंड इतनी तेजी से आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं और फलस्वरूप क्या होते हैं, चमकदार प्रकाश उत्पन्न करते हैं। कभी कभी कोई उल्कापिंड पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। तो इसी तरीके की प्राकृतिक आपदाएं हो जाती हैं जब कोई उल्कापिंड क्या करता है, पृथ्वी पर गिर जाता है। घर्षण के कारण क्या होते हैं, गर्म होते हैं, कभी कभी जल जाते हैं और कभी कभी पृथ्वी पर गिर जाते हैं। आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह का एक चमकदार रास्ते को देखा होगा। या लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाश गंगा है। इस पट्टी को आकाश गंगा बोलते हैं। तो देखिए, एनसीईआरटी ने आकाश गंगा की परिभाषा बहुत ही अच्छी परिभाषा बताई है। उन्होंने बोला है कि चौड़ी सफेद पट्टी की तरह की एक चमकदार रास्ता, ठीक है, चौड़ी, ठीक है। देखिए क्या बताया गया है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है। या लाखों तारों का समूह है। क्या है, लाखों तारों का जो समूह होता है उसे हम मिल्की वे बोलते हैं। तो लाखों तारे के समूह को क्या बोलते हैं, आकाश गंगा बोलते हैं, ठीक है। और हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। सौरमंडल क्या है, आकाश गंगा का एक भाग है। इसका मतलब ये हुआ कि आकाश गंगा में बहुत सारी सौरमंडल है। आकाश गंगा में बहुत सारे सौरमंडल हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा था। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संदर्भ में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। तो देखिए, ये जो व्हाइट कलर की बनी हुई है, ये पहले लोगों का ऐसा मानना था, ठीक है। पहले के लोग ये मानते थे कि ये कोई नदी है, ठीक है। तो नदी कौन सी थी, पवित्र नदी गंगा को
ही माना जाता है और ये आकाश में थी, इसीलिए इसका नाम आकाश गंगा रख दिया गया। क्या कर दिया गया? आकाश गंगा रख दिया गया। लेकिन जो रियलिटी है, जो सत्यता है, वो ये है कि इसमें बहुत सारे सौरमंडल हैं। इसमें क्या है? बहुत सारे सौरमंडल हैं। क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बना सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। देखिए कैसे आप समझ सकते हैं। ब्रह्मांड में बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं। ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मांड बहुत ही बड़ा है। ब्रह्मांड का कोई भी इंड ही नहीं है, ब्रह्मांड बहुत ही बड़ा है। ब्रह्मांड में बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं, एक दो नहीं, बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं। और आकाश गंगाओं में बहुत सारे सौरमंडल हैं और सौरमंडल में बहुत सारे ग्रह हैं। और ग्रहों में क्या है? ग्रहों में एक पृथ्वी ग्रह है और पृथ्वी में बहुत सारे प्राणी हैं। उन प्राणियों में से हम लोग एक हैं। इस तरीके से हम अपना ब्रह्मांड के साथ संबंध बना सकते हैं। इस तरीके से हम ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बना सकते हैं। तो देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इन प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन प्रश्नों के उत्तरों को देखेंगे, जिससे हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे।